नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। साथियों, यदि कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस कहानी को। रीना की विदाई हो रही थी। माँ का साया न होने की वजह से पिता उसे भरे गले से समझा रहे थे, अपनी गृहस्थी संजो कर रखना बेटा और सभी को प्यार देना। तभी रीता भाभी ने अपनी ननंद रीना को गले लगाते हुए ताना सा मारते हुए कहा, अब वही तेरा घर है, सभी को इज्जत देना और वहीं पर मन लगाना। फिर अपने दोनों भाइयों रोहन और मोहन और दूसरे सगे संबंधियों से मिलकर रीना विदा हो गई। मोहन को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वो उसके विदा होने पर उदास हो गया था। रीना की यह तीसरी शादी थी। वह जानता था कि अगर रीना अपने मायके रहती तो भाभियां उसे जीने नहीं देती, इसलिए वो चाहता था कि उसे हर खुशी मिले। रात को सोते समय मोहन रीना की पुरानी यादों में खो गया था। रीना की पहली शादी एक अमीर परिवार में रमन के साथ हुई थी। 2 नंदों और एक देवर से भरा पूरा परिवार था। रमन एक बड़ा कारोबारी था, अमीर घराना था। 2 साल बाद ही रीना की जिंदगी में एक नन्ही सी परी आई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 8 सालों में दोनों नंदों की शादी हो गई और देवर अपने भाई के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा कि तभी अचानक रमन के हार्ट अटैक से मौत हो गई। रीना के लिए ये दर्द सहन करना मुश्किल हो गया था। वह रमन को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह डिप्रेशन में चली गई। कुछ समय बाद सास ने रीना के भाइयों को बुलाकर कह दिया कि रीना गुमसुम सी हो गई है, वह अपनी बेटी का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाती है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाओ। भाई रीना को मायके ले आए। रीना अपने बेटी तनु को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन सास ने स्कूल का वास्ता देकर उसे अपने पास रख लिया। तकरीबन 1 महीने बाद जब मोहन अपनी बहन को छोड़ने वापस ससुराल पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ पाया। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग तो मकान बेचकर कब के यहाँ से जा चुके हैं। अब यह सुनकर रीना रोने लगी। मोहन उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आया। इस सदमे ने उसे और भी तोड़ दिया था। बहुत ढूंढने पर भी वे लोग नहीं मिले। रीना की दोनों भाभियां ऊपर से तो हमदर्दी जताती थी, लेकिन वे चाहती थी कि वह जल्द ही यहाँ से विदा हो जाए। एक दिन रीना की भाभी रीता के दूर के रिश्ते का भाई राजीव घर आया। वह विधुर था, अर्थात उसकी पत्नी नहीं थी। वह 9 साल के एक बेटे मोनू का पिता था। एक दिन राजीव अपनी मुंह बोली बहन रीता से कहने लगा, हमारे यहाँ शादी तो दोबारा नहीं होती है, लेकिन चुन्नी ओढ़ाकर लड़की को विदा कर देते हैं। हालांकि मोहन इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रीता भाभी के आगे किसी की भी एक न चली। वहां ससुराल में मोनू ने रीना को मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। दिन रात झगड़े होने लगे। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि रीना अपने मायके में लौट आई। इस तरह से 1 साल बीत गया। एक दिन एक रिश्ता करवाने वाली औरत ने नरेंद्र नाम के लड़के की बात छेड़ी। उसने बताया कि नरेंद्र प्राइवेट नौकरी करता है, घर में सिर्फ उसकी माँ है, वह ज्यादा अमीर तो नहीं है। नरेंद्र ने रीना को देखते ही पसंद कर लिया। उसने बताया कि एक हादसे में उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। अगर रीना से शादी होगी तो वह उसे खुश रखेगा। मोहन ने भी नरेंद्र को रीना की पहली जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन नरेंद्र ने सभी को अपना पिछला भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। मोहन यह सब सोचते सोचते यादों से बाहर आया और सो गया। रीना ससुराल पहुंची। 2 कमरों का छोटा सा एक मकान था। सास सरिता पुराने विचारों की महिला थी, इसलिए सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना और फिर नहा धोकर पूजा पाठ के बाद ही खाना बनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। सास ने रीना को समझाया कि देख रीना, तुझे भी इसी तरह से जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे। नरेंद्र के काम पर चले जाने के बाद सास टीवी पर सत्संग लगाकर रीना से कहती, भगवान में जितनी लगन लगाओगी, जितनी आस्था लगाओगी, उतनी ही जल्दी भगवान सुनते हैं। और देखना, तुम्हारी भी कोख भगवान जल्दी भरेंगे।
मुझे तो बस एक पोता चाहिए। रीना भी मन से सत्संग सुनने बैठ जाती। समय बीतने लगा। नरेंद्र के जन्मदिन पर रीना ने प्यार से कहा, आज रविवार है और तुम्हारा जन्मदिन भी है, तुम मुझे कहीं घुमा लाओ। नरेंद्र बोला, अच्छा चलो चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रीना और नरेंद्र दोनों जब तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगे तब सास सरिता जी कहने लगी, मैं अकेले घर पर रहकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस पर रीना खींच गई, उसे गुस्सा आया। नरेंद्र प्यार से उसे समझाने लगा, देखो वह बड़ी है, हमें उन्हें पूरा मान सम्मान देना होगा। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कमरे में कर लेना। फिर बुझे मन से रीना घूमने गई। इसी तरह कभी कभी सास बहू में बहस हो जाया करती थी तो नरेंद्र ही समझौता करवाता। शादी का 1 साल बीतने के बाद भी जब रीना मां नहीं बनी तो सास ने कहा, तुम कहीं बांझ तो नहीं हो, सच बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता तो हमें बता दो, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मेरे पहले भी बच्चा हो चुका है। अरे लेकिन अब तो नहीं हुआ ना। देखो, अगर कुछ समय और तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो तुम अपने मायके जाकर ही बैठना। रात में रीना ने रोते हुए नरेंद्र को सारी बात बताई। नरेंद्र बोला, देखो तुम शांत रहा करो, माँ से बहस मत किया करो, हो सके तो तुम कल ही अपने मायके चली जाओ। रीना बोली, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, भाभियाँ ताने मारती है। अरे समझा करो, वहाँ तुम किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेना। नरेंद्र उसे प्यार से समझाता रहा। सुबह घर के काम खत्म करने के बाद नरेंद्र रीना को बस स्टॉप पर छोड़कर चला गया। रीना मायके ना जाकर अपनी सहेली शोभा के घर पहुंच गई। शोभा ने बड़ी गर्मजोशी के साथ रीना का स्वागत किया। चाय पीते हुए रीना ने बताया कि अगर उसे बच्चा नहीं हुआ तो उसकी सास उसे घर से बाहर निकाल देगी। सहेली शोभा ने कहा, अरे लेकिन विज्ञान ने अब इतनी तरक्की कर ली है और तू अपना ही रोना रो रही है। मेरी पहचान की एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तू कल मेरे साथ चल, मैं तेरी समस्या का हल चुटकी में निकाल दूंगी। अगले दिन रीना को लेकर शोभा डॉक्टर के पास गई। उसने कुछ टेस्ट किए और 3-4 दिन के बाद ही डॉक्टर ने बताया कि रीना को बच्चा होना नामुमकिन है। अब यह सुनते ही रीना क्लिनिक के बाहर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद शोभा बाहर आई और बोली, देखो तुम्हारे रोने से बात नहीं बनेगी, तुम मुझे नरेंद्र का फोन नंबर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाम को नरेंद्र शोभा के घर आया। शोभा ने नरेंद्र को चाय पाने के दौरान कुछ बातें समझाई और इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। नरेंद्र शोभा की बातें समझ गया, इसलिए वह रीना को कभी कभार शोभा के घर छोड़ देता और माँ से कहता कि वो उसका डॉक्टरी इलाज करवा रहा है। एक दिन नरेंद्र ने रीना से कहा कि तुम माँ से कह दो कि खुशखबरी है और आगे मैं संभाल लूँगा। रीना ने सास से दादी बनने की बात कही तो वह खुशी से झूम उठी और बोली, देखा मैं न कहती थी कि सत्संग से भगवान जल्दी सुनता है, अब तुम ज़्यादा घुमा फिरा मत किया करो। अब तो सासू माँ अपनी बहू का ध्यान रखने लगी। 5 महीने बीतने के बाद ही रीना को अपना सामान बांधते देखकर सास ने पूछा, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? नरेंद्र ने कहा, हाँ माँ, रीना अपने मायके जा रही है। अरे लेकिन बेटा, उसे अभी इस हालत में इतने जल्दी वहाँ क्यों भेज रहा है? वहाँ इसकी भाभियाँ इसका ध्यान नहीं रख पाएगी। माँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास इलाज की जरूरत होती है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर नरेंद्र रीना को लेकर चला गया। शोभा ने रीना को बताया कि मेरे कहने पर ही नरेंद्र ने सरोगेट मदर की है, वह 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा सौंप देगी। तुम पर किसी को शक ना हो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। रीना ने पूछा, लेकिन इतना समय यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? तभी रीना की सहेली शोभा ने कहा, अरे घूमो फिरो, अपनी पसंद की फिल्में देखो, यहाँ सास का डंडा नहीं है। फिर वे दोनों हंस पड़ी। उधर रीना की सास सरिता बार बार नरेंद्र से रीना को वापस लाने को कहती है और बोलती है कि देख बेटा, मैं उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाऊंगी, उसे पूरा आराम दूंगी, बस तू उसे यहाँ ले आ। माँ तुम कुछ नहीं समझती हो, डॉक्टर ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है ताकि केस खराब ना हो। अच्छा यह बात है, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई?
चल जैसी तेरी मर्जी। और फिर वह दिन भी आया जब उस सरोगेट मदर ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने नरेंद्र को फोन पर बताया। फिर नरेंद्र ने उसे समझौते के मुताबिक पैसे दिए। कुछ दिन बाद नरेंद्र और रीना अपने बेटे के साथ घर में आ गए। रीना की सास सरिता ने आशीर्वाद देते हुए अपनी बहू और पोते का खूब स्वागत किया। कमरे में जाते ही रीना नरेंद्र से लिपट गई और कहने लगी कि तुमने जो ये खुशी के पल मुझे दिए हैं वह मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और सचमुच नरेंद्र ने रीना की मजबूरी को समझते हुए शोभा के कहने पर यह कदम उठाया था, जो कि जायज़ था। यदि नरेंद्र ऐसा नहीं करता तो शायद रीना की जिंदगी एक बार फिर से नरक बनकर रह जाती, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती की वजह से उसका जीवन तमाशा बनकर रह गया था। यदि नरेंद्र ऐसा नहीं करता तो एक बार फिर से उसकी जिंदगी तबाही के कगार पर खड़ी थी। लेकिन भाग्य ने रीना का साथ दिया और नरेंद्र उसकी समस्या और मजबूरी को समझ गया। साथियों, पति पत्नी के बीच ऐसी समझदारी का होना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर दोनों का पारिवारिक जीवन खुशहाल तरीके से गुजरता है। और हर पति पत्नी के बीच में किसी भी मामले को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो साथियों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और मज़ेदार घरेलू पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।